हम जब जुबेलाइन पिछले अध्याय में हम पिछले वीडियो में हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो कंप्लीट कर चुके थे। उनका 5 वीडियो हम पहले डाल चुके हुए हैं। आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करेंगे। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है, कितने लाइफ में कितने बार होता है और कौन से स्टेज में होता है, आज हम जानेंगे। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में एक विशेष ग्रोथ में ही रिप्रोडक्शन होता है, एक विशेष फेज में ही रिप्रोडक्शन होता है उससे कोई अलग फेज में नहीं। जैसे कोई भी 5 साल का या 10 साल का बच्चा रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, या कोई 80 साल की है वुमेन्स माँ नहीं बन सकती। तो एक एज लिमिटेड होता है जिन्हें फेज के आधार पर डिवाइडेड किया गया है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में सबसे पहला ग्रोथ जुवेलाइन फेज आता है, जो हिंदी में शिशुवा अवस्था कहा जाता है। शिशुवा अवस्था क्या होता है? ये है लगभग बच्चा वाली अवस्था होती है, जो रिप्रोडक्शन फेज में आने से पहले का फेज होता है, जिसमें वो स्वयं को डेवलपमेंट करता है, डेवलपमेंट लाता है, खुद के शरीर में है परिवर्तन लाता है रिप्रोडक्शन फेज में पहुंचने के लिए। फिर दूसरा हो गया रिप्रोडक्टिव फेज। जुवेलाइन फेज से रिप्रोडक्टिव फेज में आने के लिए है। प्लांट में तो वैसे है चेंज होते ही, हार्मोनल एनिमल्स में भी है फिजियोलॉजिकल एवं केमिकल दोनों चेंज होते हैं, जिसमें ओवम बॉडी में और हार्मोन्स में काफ़ी बदलाव आते हैं। यह बदलाव हार्मोन्स की क्रियाशीलता के कारण होती है। और रिप्रोडक्टिव फेज से मैच्योर फेज या सेनाइल फेज आता है, जिसे है वृद्धावस्था कहा जाता है। वृद्धावस्था के बाद ऑर्गेनिज्म की मृत्यु हो जाती है। आज हम रिप्रोडक्टिव फेज के बारे में जानेंगे। प्लांट और एनिमल्स में अलग अलग जानेंगे कि रिप्रोडक्टिव फेज में रिप्रोडक्शन करने की कैपेसिटी कैसे आ जाती है। तो प्लांट में सबसे पहले रिप्रोडक्टिव फेज 2 टाइप्स के आते हैं। एक मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक क्या होता है? मोनोकार्पिक वैसे होते हैं जो कोई भी प्लांट्स या कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने पूरे लाइफ साइकिल में केवल एक ही बार फ्लावर करता है या केवल एक ही बार रिप्रोडक्शन करता है, तो उसे मोनोकार्पिक कहा जाता है। और पॉलीकार्पिक किसे कहते हैं? तो पॉलीकार्पिक कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपने पूरे लाइफ साइकिल में एक से अधिक बार रिप्रोडक्शन या फ्लावर बनाता है, तो उन्हें पॉलीकार्पिक कहा जाता है। मोनोकार्पिक का एग्जाम्पल आप ले लीजिए है वीट, राइस और मेज। ये एक बार अपने पूरे लाइफ साइकिल में केवल एक ही बार फ्लावर बनाते हैं और फ्लावर बनाकर बीज पैदा करते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। हर साल केवल एक ही बार होते हैं, फिर उन्हें उखाड़ कर हटा लिया जाता है। और बम्बू, कुछ बांस की प्रजातियां भी है जो पूरे अपने लाइफ में केवल एक ही बार फ्लावर बनाते हैं और उससे बहुत सारे फल बनाकर डेथ कर जाते हैं। बांस 50 से 100 वर्ष में केवल एक ही बार फ्लावर बनाता है। बांस के तरह ही एक और प्लांट है जिनका नाम है स्ट्रोबिलेंथस कुंथैनिया, जिन्हें नीला कुरेंजी कहा जाता है हिंदी में। नेरेंजी कहा जाता है। यह 12 वर्ष में केवल एक ही बार फ्लावर बनाते हैं।
बनाते हैं। 2006 में इसमें वो सबसे ज़्यादा फ्लावर बना था, जिससे कर्नाटक तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्र में रोडों पर इन फ्लावर के कालीन सा बिछ गया था। पूरा रोड कालीन जैसा दिखने लगा था इन फ्लावर से। अब पॉलीकार्पिक ले लेते हैं। पॉलीकार्पिक तो पता, हम बता ही दिए हैं कि पॉलीकार्पिक जो पूरे अपने लाइफ साइकिल में एक से अधिक बार रिप्रोडक्शन या फ्लावर बनाता है, तो उसे पॉलीकार्पिक कहा जाता है। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। पेरिनियल जो हमेशा बनाता है, हमेशा कंटिन्यूस पूरे लाइफ में ये कंटिन्यूसली ही फ्लावर बनाता ही रहता है। मतलब कुछ ग्रोथ के बाद जुवेनाइल फेज में ये तो नहीं बनाता है। हाँ, जुवेनाइल फेज तो एनिमल्स में हो गया। एनिमल्स में जुवेनाइल फेज कहते हैं रिप्रोडक्टिव फेज से पहले। और प्लांट में वेजिटेटिव कहा जाता है। प्लांट में वेजिटेटिव फेज कहा जाता है। तो ये तो कहता है जब रिप्रोडक्टिव फेज में आते हैं तो पूरे लाइफ पूरे रिप्रोडक्टिव फेज में वो फ्लावर बनाते ही रहता है। और एक हो गया है सीजनेबल, सीजन आने पर वो फ्लावर बनाता है या रिप्रोडक्शन करता है। तो पेरिनियल का एग्जाम्पल हो गया हिबिस्कस या चाइना रोज, दोनों एक ही का नाम है चाइना रोज, जिसे आम भाषा में है अड़हुल का फूल कहा जाता है, रेड कलर का जो रहता है। सीजनेबल में एग्जाम्पल ले लीजिए मैंगो, जैक फ्रूट्स, ये एक ही सीजन में फ्लावर बनाते हैं। अब तो प्लांट्स के बारे में पता चल ही गया है कि प्लांट्स कब और कितना बार रिप्रोडक्शन करता है। अब एनिमल्स के चर्चा करते हैं। एनिमल्स में भी 2 टाइप्स के होते हैं। एक कंटिन्यूस जो हमेशा रिप्रोडक्टिव स्टेज में कंटिन्यूसली रिप्रोडक्शन करता ही रहता है, कभी भी कंसीव कर सकती है। और एक हो गया सीजनल। कंटिन्यूस कौन करता है और सीजनेबल कौन करता है, आइए जानते। एनिमल्स में कंटिन्यूस और सीजनेबल जानने से पहले हमें और भी बातें जानना होता है, जानना ज़रूरी है, तभी आप उन दोनों के बारे में समझ में पाइएगा। प्लासेंटल मैमल्स को ले लेते हैं। ठीक, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। प्राइमेट सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक था। प्राइमेट्स, नॉन प्राइमेट्स। प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स में क्या होता है, जब फीमेल्स ऑर्गेनिज्म के गेमीट का फ्यूजन जब मेल गेमीट से नहीं हो पाता है, तो वो उनका अपघटन होने लगता है, इनका ओवुलेशन होने लगता है। तो प्राइमेट्स में क्या होता है, प्राइमेट्स में जब ओवुलेशन होता है तो ब्लीडिंग होती है। प्राइमेट्स में ओवुलेशन के दौरान ब्लीडिंग होती है, जो बॉडी से बाहर निकल जाती है। इनमें उन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। वैसे इनका ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल का ऐसे परिवार न कहते हैं। प्राइमेट्स में पाए जाने वाले साइकिल को मेंस्ट्रुएशन साइकिल पाया जाता है। वो तो पहले ही बता दिए, रिप्रोडक्टिव फेज में आने से कोई भी ऑर्गेनिज्म एनिमल्स में काफ़ी बदलाव आते हैं, जिसमें ओवम की सक्रियता बढ़ती है। तो ह्यूमन्स में क्या होता है, 12 से 13 ईयर की लड़कियों में वो कहते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाती है, जब उनका हर मंथ ओवम उनके यहाँ
ओवरी में ओवम बनता है। अगर उन ओवम का फ्यूजन नहीं हो पाता है तो वह उनका अपघटन होने लगता है। अपघटन होने लगता है तो वह इंडोमेटेरियम लेयर, यूट्रस के इंडोमेटेरियम लेयर के साथ वह शरीर से बाहर निकलने लगती है ब्लीडिंग के साथ। लेकिन नॉन प्राइमेट्स में क्या होता है, नॉन प्राइमेट्स में क्या कहता है, इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है। इनका इंडोमेटेरियम्स लेयर रीऑब्जर्व कर लेता है, गैमेट्स को रीऑब्जर्व कर लेता है, इससे शरीर से बाहर नहीं निकलता है। तो यही अंतर है। तो नॉन प्राइमेट्स में पाए जाने वाले हैं साइकिल को ओस्टेरियस साइकिल कहा जाता है। आप दोनों का एग्जाम्पल देख लीजिए हैं। हिंदी में इसे मासिक चक्र और इसको हिंदी में मध्य चक्र कहा जाता है। मध्य चक्र का एग्जाम्पल हो गया काउ, डॉग, कैट, रैट, शीप, etc। जबकि मासिक चक्र में एग्जाम्पल हो गया सबसे पहले वुमेन, वुमेन्स के बाद बंदर और गोरिल्ला हो गया। इनका एग्जाम्पल प्लीज़, एग्जाम्पल पे आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन बनता है। और ओयस्टर साइकिल्स भी 3 टाइप्स के होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सा साइकिल होता है। मोनो ईस्टर, पोलियो ईस्टर, सीजनल पोलियो ईस्टर। इन तीनों में क्या होता है, मोनो ईस्टर में क्या होता है, एक ईयर्स में केवल एक ही कोई टाइम, जैसे ये जनवरी हो गया, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जो भी समझ लिया 12 मंथ आता है। तो इनमें केवल एक ही मंथ में साइकिल चलती है, केवल एक ही ओयस्टर्स साइकिल चलती है इस मंथ में। एक विशेष फेज में, जिस फेज में है ओयस्टर्स फेज बनते हैं, इन साइकिल के बीच में जो ओस्टेरियस फेज होता है, उसी फेज में ये गैमेट फ्यूज कर पाएंगे, रिप्रोडक्शन कर पाएंगे। बाकी अदर किसी भी ये मंथ वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, तो इसे मोनो एस्टर कहा जाता है। फिर पोलिएस्टर्स में क्या होता है, पहले पोलिएस्टर को समझने के लिए पहले सीजनेबल पोलिएस्टर्स के बारे में समझ लेते हैं। ये हमारा सीजनेबल क्या होता है, विंटर सीजन हो गया, स्प्रिंग हो गया, समर हो गया, सीजनेबल। मान लीजिए कि समर सीजन में एक समर सीजन में वो उनका ओयस्टर साइकिल्स होते हैं। तो इसमें न 4 बार उन्हें मौका मिलता है कंसीव करने का, रिप्रोडक्टिव करने का। उस पूरे सीजन में उन्हें 4 बार ओस्टर साइकिल्स होते, एक ही ओस्टर साइकिल्स होता है, लेकिन इस बीच में वो 4 बार कंसीव कर सकती है, तो इसे है सीजनेबल पोलिएस्टर्स कहा जाता है। जबकि पोलिएस्टर्स में क्या होता है कि प्रत्येक मंथ हमेशा 12 मंथ्स वह कंसीव कर सकती है। एग्जाम्पल में हो गया आपका काऊ। जो ओस्टर साइकिल्स जब इसमें बनते हैं ना, इसमें हीट स्टेज कहा जाता है। ये इसका एग्जाम्पल है हीट सीजन डॉग में हीट सीजन
वर्कर या हीट कहा जाता है, इसमें डॉग होता है। इसी है टाइम मेल्स डॉग्स फीमेल्स डॉग्स मेल डॉग्स को मेटिंग के लिए अलाउ करती है, बाकी समय नहीं। तो इसमें अब क्या एग्जाम्पल है, अब तो कंटिन्यूअसली समझ रहे, कंटिन्यूअसली किस में होता है, पॉलीएस्टर्स में ही होता है, पॉलीएस्टर्स साइकिल्स में ही होता है, तो पॉलीएस्टर्स इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर सीजनेबल्स में कौन कौन सा आ गया, मोनोएस्टर्स और सीजनल पॉलीएस्टर्स। अब इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे चलते हैं। इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो इसमें 3 होती है। पहले फर्टिलाइजेशन से पहले होती है तो उन्हें प्री फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फिर फर्टिलाइजेशन के टाइम से कौन सी घटनाएं होती है वो फर्टिलाइजेशन में क्लासीफाई किया गया। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या होता है। तो सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, गैमीट का फ्यूजन होता है, गैमिट्स का फ्यूजन होता है और जाइगोट्स बनते हैं। इसमें गेमिटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, गेमिटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है। मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स आपस में फ्यूज करते हैं, फ्यूज करने की प्रोसेस को प्री फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। हाँ, प्री फर्टिलाइजेशन में क्या एंट्री है, गैमिट्स कैसे बनते हैं, जैसे जर्म फॉलिकल्स से गैमिट्स कैसे बनते हैं, स्पर्म कैसे क्रियाशील होता है वो है। और फिर ट्रांस गैमिट्स कैसे बनते हैं और ट्रांसफर, दोनों इनमें प्री फर्टिलाइजेशन में आते हैं। तो प्री फर्टिलाइजेशन में पहले जान लेते हैं गैमिट्स क्या होता है। जब दोनों गैमिट्स एक समान रहते हैं, एक समान देखने में होता है, मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स में कोई अंतर नहीं होता है, तो इसे है आइसोगैमिट्स कहते हैं। और जब दोनों गैमिट्स में डिफरेंट हो, एक गैमिट्स बड़ा हो एक गैमिट्स छोटा हो, तो उसे हेटेरोगैमिट्स कहा जाता है। और अनआइसोगैमिट्स अनआइसोगैमिट्स क्या होता है, अनआइसोगैमिट्स में दोनों का साइज तो अलग अलग होता है, लेकिन इसमें सॉरी दोनों का साइज अलग अलग तो होता है, लेकिन इसमें फ्लेजला पाए जाते हैं, जबकि हेटेरोगैमिट्स में फ्लेजला नहीं पाए जाते हैं। इसमें आइसोगैमिट्स में दोनों चल सकते हैं, दोनों में फ्लेजला पाया जाता है। इसमें एक अचल होते एवं एक चल होते, स्पर्म गतिशील कर सकता है जबकि ओवम गतिशील नहीं कर सकता है। और गैमिट्स में क्या होता है कि दोनों गैमिट्स में फ्लेजलेट्स होते हैं, दोनों गैमिट्स चल सकते हैं, बस उनके साइज में डिफरेंट रहता है। अब चलिए फर्टिलाइजेशन के बारे में जानते हैं। फर्टिलाइजेशन में भी 2 टाइप्स होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऐसे होते हैं जो ऑर्गेन बॉडी के बाहर होते हैं। जैसे मेढक में ले लीजिए, मेढक में है बरसात के समय में है, मेढक पानी में रहता है, तो वो दोनों अपना गैमिट्स पानी में छोड़ दिए जाते हैं। तो पानी के द्वारा हम मेल और फीमेल गैमिट्स फ्यूज करके है वो एग रिलीज करते हैं, एग से फिर डेवलप होके मेढक बन जाता है। जबकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, गैमिट्स का फ्यूजन सब बॉडी के अंदर होता है, बाहर नहीं होता, और बॉडी के अंदर होता है। एग्जाम्पल इसका तो मेढक हो गया और इसका मैन।
और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट्स कैसे बनते हैं, फिर एम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, वो इनमें आता है। तो इनको क्लियरली अगले चैप्टर में जो अलग अलग सेपरेटेड पढ़ेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम कहते हैं, एनिमल्स रिप्रोडक्शन एवं प्लांट रिप्रोडक्टिव में पढ़ेंगे चैप्टर में सेपरेट रूप से अच्छे से जानेंगे। अभी के लिए इतना ही। एक और बात पता करें तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी कैसे होता है, तो देख लीजिए। एक को कहा जाता है ओवी पेरस, एक होता है वीवी पेरस, दूसरा होता है ओवी वीवी पेरस। अब तीनों के बारे में जान लेते हैं कैसे होता है। ओवी पेरस क्या होता है, इनमें जो है क्या सिखाता है, बॉडी के अंदर गैमेट का फ्यूजन होता है, बट वह एग रिलीज कर शरीर से बाहर निकाल देती है। जैसे है मुर्गी का अंडा शरीर से बाहर आता है तो उसे ओवी पेरस कहते हैं। वीवी पेरस क्या होता है, जब किसी बेबी का जन्म शरीर के अंदर ही होता है, प्लासेंटल के थ्रू उनका न्यूट्रिशन मिलता है और वो किसी भी ऑर्गेनिज्म अपने एक समान छोटे से जीव को जन्म देती है, तो उसे वीवी पेरस कहा जाता है। जबकि ओवी पेरस क्या होता है, ओवी पेरस अपने बॉडी से एग रिलीज करती है। उन एग के द्वारा उन एम्ब्रियो का न्यूट्रिशन मिलता है और न्यूट्रिशन प्राप्त कर वो ऑर्गेनिज्म में बदलती है जो शरीर के बाहर होता है। जबकि वीवी पेरस में है बेबी का एम्ब्रियो का डेवलपमेंट बॉडी के अंदर ही होता है, वो छोटे से ऑर्गेनिज्म जन्म देती है। और भी वीवी पेरस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, बॉडी के अंदर ही, जैसे है शार्क ले लीजिए, शार्क मछली, ये बॉडी के अंदर तो गैमेट्स का फ्यूजन का हर एम्ब्रियो बना लेते हैं, लेकिन ये एम्ब्रियो के अंदर एक आवरण सा फूड का आवरण बना लेता है, एग बना लेता है। एग क्या करता है, यह इन्वायरमेंट में नहीं छोड़ के अपने बॉडी में ही रखता है। जब एम्ब्रियो कहता है वो एग से न्यूट्रिशन प्राप्त कर एम्ब्रियो हो एक न्यू बेबी शार्क बना लेता है, तो बॉडी से निकल जाता है। तो शार्क में वो भी वीवी पेरस होता है। मतलब इसमें दोनों क्रिया होती है। डेवलपमेंट तो बॉडी के अंदर होता है, लेकिन यह प्लासेंटा के थ्रू इनका न्यूट्रिशन नहीं होता है, एग के थ्रू होता है। वीवी पेरस में क्या होता है, इनका न्यूट्रिशन प्लासेंटा के थ्रू होता है। जैसे एग्जाम्पल वुमेन्स में इसका एग्जाम्पल हो गया है। चलिए आज का ये चैप्टर ख़त्म होता है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पूरा क्लियर कर चुके हैं। अगर किसी को कोई समझने में कोई दिक्कत हो ही है, या मेरा टीचिंग का मेथड से आप लोग को समझ में अच्छे से आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए कि कहाँ कोई दिक्कत है, तो मैं खुद में इम्प्रूवमेंट लाऊंगी। थैंक यू। आज के लिए मैं अगले वीडियो में है इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।